मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 साल अफजाल अंसारी यहाँ का मेंबर रहलन, आप लोग के गांव में कभी अलन? बताइए ना, आए कि नहीं आए? नहीं आए। किसी एक निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए देश बहुत बड़ा है और लगभग 450 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत कराए जाने में उस क्षेत्र के सांसद की भूमिका नहीं है, तो ये अफसोस की बात है, समझ की बात है, ये मंद बुद्धि का परिचय। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। राजनीति की रणनीति को समझना आम जनमानस के लिए बेहद ही मुश्किल होता है। एक नेता सत्ता पाने के लिए अलग अलग तरह की नीति बनाता है। कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता के हित में नीतियां बनाते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो जनता को मोहरा बनाकर सत्ता पाने की नीति बनाते हैं। अब ये निर्भर जनता पर करता है कि जनता अपने नेता को कैसे पहचानती है कि कौन सा नेता आपके हित के लिए काम करेगा। राजनीति में कई तरह के युद्ध होते हैं और युद्ध के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि युद्ध में जो छल करता है वो वीर नहीं होता है, जो वीर योद्धा होता है वो छल नहीं करता है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि इस राजनीति में कौन सा नेता आपको मोहरा बनाकर दूसरे नेता के साथ छल कर रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दे अहम हो जाते हैं। मुद्दे जनता से जुड़े होने चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि जनता को किस तरह के मुद्दे पसंद है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको राजनीति के बारे में कुछ जानकारियां तो जरूर हासिल हो जाएंगी और मुद्दे क्या होने चाहिए ये भी शायद आपको समझ में आ जाए। जी हाँ, हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट की। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय। फिलहाल इन दोनों के बीच में ही युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है, उनके बारे में भी हम आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। अफजाल अंसारी के ऊपर एक केस है गैंगस्टर एक्ट में। कृष्णानंद राय हत्याकांड में उनको क्लीन चिट जरूर मिला, लेकिन उसमें एक गैंगस्टर एक्ट लगा जिसमें उन पर मुकदमा हुआ और उस मुकदमे में गाजीपुर कोर्ट ने उन्हें सजा भी दी। उसके बाद वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सजा पर रोक लगी और सजा पर रोक लगने के बाद जो है उनकी संसद सदस्यता बहाल हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा था कि 30 जून तक इस केस का निस्तारण कर दें। तो 30 जून अभी आने में समय है। 1 जून को यानी 7वें चरण में गाजीपुर में मतदान है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी। अब अफजाल अंसारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अफजाल अंसारी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। खैर, नामांकन तो हो चुका है, नामांकन की सारी प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन इस बीच यदि कोर्ट का फैसला ये आता है कि अफजाल अंसारी को सजा होगी तो अफजाल अंसारी फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उस केस में क्या होगा उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ऐसे हैं जिनको पहले से ही पता है कि अफजाल अंसारी के मुकदमों की तारीखें क्या हैं। अभी पिछली तारीख 13 मई की थी, उसके बाद तारीख पड़ी 20 मई की और 20 मई को अफजाल अंसारी के केस में सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि बगल वाले जिले में चुनाव चल रहा था। इसलिए अब 21 मई को अफजाल अंसारी के केस में सुनवाई होगी। पहले भारतीय जनता पार्टी के इन नेता का बयान सुन लीजिए। तो ऐसा आदमी के एक बार वैसे भी चुनाव लड़े के उम्मीद ना लगत थे। मुकदमा टर गल चल गल 13 के अगर बहस भी भइल तो फिर अगली बहस सरकार अपन कराई। मान लो 20 के भल, 20 के फिर फैसला आई 30 के, तो कहाँ चुनाव लड़ पाई। यही से आजकल पगला गल हुए। जो आदरणीय पारस राय जी कह रहे हैं, जो अनाप शनाप बोल रहे हैं गृह मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको लग रहा है कि चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये हैं एमएलसी विशाल सिंह चंचल। अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने इस चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये क्या कह दिया? ये महज आकलन था, संभावना थी या कुछ और था? इन्हें 13 मई से पहले कैसे पता कि अगली तारीख 20 मई को होने वाली है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, इस बयान में उन्होंने ये नहीं कहा कि 20 मई को भी सुनवाई नहीं होगी,
और अगली तारीख 21 मई को होगी। लेकिन अपने आप में ये आश्चर्य की बात है कि 13 मई से पहले ही इन्हें इस बात की जानकारी है कि अगली तारीख 20 मई को हो सकती है। कानून के बहुत अच्छे जानकार लगते हैं, आकलन बड़ा सटीक रहा, लेकिन कभी कभी इतना सटीक आकलन होना भी शक की दायरे में आ जाता है। खैर, इसकी सच्चाई क्या है इसके बारे में हम नहीं जानते, ना ही इस पर कुछ आगे कह सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रैलियों में किस तरह के मुद्दों पर चर्चा कर रही है। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे अपराधियों को लेकर हैं, या ये बताना है कि हमने इस अपराधी को सजा दिलवा दी, या ये बताना है कि इस अपराधी ने आपको इतने साल परेशान किया, या मुद्दे ये हैं कि वास्तविकता ये है कि घर घर में आज राशन की कमी हो गई है, गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है। मुफ्त का अनाज तो मिल रहा है, लेकिन मुफ्त का अनाज खाने से हाथों का हुनर खत्म हो जाता है, और जब हाथों का हुनर खत्म होता है और मुफ्त का अनाज जिस दिन बंद हो जाएगा तो ये हाथ फिर पैसे नहीं कमा पाएंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परिस्थितियां कह रही हैं, ये आम जनता कह रही है, ये आंकड़े कह रहे हैं। चाहे अपराध की बात करिए, चाहे आत्महत्या की बात करिए, चाहे बेरोजगारी की बात करिए, आंकड़े बताते हैं कि किस तरह से देश में ये मुश्किलें हैं। सत्ता 10 सालों तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की रही है, तो सवाल भी भारतीय जनता पार्टी से ही होने चाहिए। निष्पक्षता भी यही कहती है। हम उन पत्रकारों में से नहीं हैं कि सवाल जिससे पूछना है उससे ना पूछें, और जिससे नहीं पूछना है उससे पूछें। भैया, जिसके पास सत्ता रहेगी, जिसके पास जिम्मेदारी रहेगी, सवाल तो उसी से पूछा जाएगा ना। तो सवाल हम उसी से पूछ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में जो रैलियां की हैं, उसमें मुद्दों को थोड़ा आप फटाफट सुन लीजिए। कि महादेव जी पर जल चढ़ाने का सबसे उपयुक्त दिन कौन सा होता है? आप अब जालंधरी से पूछिए कि भगवान शिव पर जल चढ़ाने का सबसे उपयुक्त दिन कौन सा होता है? आज जो सांसद जी उन्होंने आकर सुबह उठ के डायरी खोलिए कि आज हमारे बेटवा का मुकदमा कहाँ है, हमारे को कोर्ट में मुकदमा है, हमारे बहू को कोने कोर्ट में मुकदमा है, हमारे भैया का हाई कोर्ट में है कि गाजीपुर के कोर्ट में है, उनका दिन एक हमें रही कौन सी नई बात है? अरे पुराने लोगों ने कहा है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 साल अफजाल अंसारी यहाँ का मेंबर रहलन, आप लोगों के गांव में कभी अलन? बताइए ना, आए कि नहीं आए? नहीं आए। 6 महीने नहीं बीतेगा कि कोई गांव नहीं बचेगा, कोई चेहरा नहीं बचेगा जिसको मैं जानूंगा, पहचानूंगा नहीं और नाम लेकर बुलाऊंगा। आप सब जानत हो ना, लड़का से पूछिए कितना पढ़ले हुए, क्या करे पढ़त हुए, चल हम तो विधायक बना दे, दूटे हत्या तो से करा दे। गलत कहती सही कहती, जगह पूरा पृष्ठभूमि यही रहा लो हत्या मर्डर का, वो दूसरे पे का आरोप लगाई? आखिर कहाँ से इतनी महंगी गाड़ी है, इतना कुल व्यवस्था बन गई कि वो कमैले रह वही भैया लूटला तो तू खैला दोनों जानी ना भोगबा, पूरा परिवार भोगत है, जे हराम का खाई वो भोगबे न करी। अब चुनावी रैलियों को संबोधित तो अफजाल अंसारी भी कर रहे हैं। अफजाल अंसारी अपनी इस चुनावी रैली में क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट अफजाल अंसारी के कुछ बयानों को भी आप सुन लीजिए। किसी एक निर्वाचन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए देश बहुत बड़ा है और लगभग 450 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत कराए जाने में उस क्षेत्र के सांसद की भूमिका नहीं है, तो ये अफसोस की बात है, समझ की बात है, ये मंद बुद्धि का परिचय है। हम अपनी जनता को भीख देना नहीं चाहते थे, इसलिए 20 रुपया किलो का गेहूं 2 रुपया ले करके ओकरों के संतोष रही कि हम 2 रुपया दे के न कीन के लिए बड़ी, हमारे बाल बच्चा जो खात हम हराम का नेता था। इकबाल का वो शेर मैं दोहराना चाहूंगा कि है राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। उनसे कहा विवाद है। अब उनके टुकड़ा लेके कहा कि नहीं हमारे हुआ, विवाद यहाँ है। क्यों उनके नाम को ठग करके जनता को आप, ये सब फेल हो गया है। 180 के नीचे जा चुके हैं लोग,
हो सकता है 150 तक हो। भाजपा प्रत्याशी लगातार आप पर हमला कर रहे हैं। हम हमला नहीं करेंगे, हम वो सज्जन आदमी हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, अध्यापक हैं, पढ़ाते हैं, उन गुरुदेव के शान में मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूँगा। अब इस बीच सवाल यही है कि यदि अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाए तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा। तो पहले ही अफजाल अंसारी ने घोषणा कर दी है कि उन्होंने अपनी बिटिया को मैदान में उतारा है। उनका नाम नुसरत अंसारी है और इन केस अफजाल अंसारी यदि चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर नुसरत अंसारी मोर्चा संभालेंगी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि नुसरत अंसारी सपा की प्रत्याशी नहीं है। सपा की तरफ से उन्होंने अपना नामांकन किया था लेकिन वो रद्द हो गया। वो एक निर्दल प्रत्याशी है। तो निर्दल प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह होगा, क्या उस पर जनता वोट देगी या जनता को ये बात समझ में आएगी कि ये अफजाल अंसारी की बेटी का ही चुनाव चिन्ह है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अफजाल अंसारी की बेटी जो है वो सपा के लिए वोट मांग रही हैं और कह रही हैं कि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, गरीबों की मदद की है। नुसरत अंसारी आम जनमानस से क्या बातें कह रही हैं, उनकी बातों में कितनी गंभीरता है, उसको भी जरा सुन लीजिए। कोनो सरकारी विभाग में कोनो नौकरी बा, ना ही कोनो पेंशन बा। बूढ़ी लोगन का जो पेंशन मिलता रहा वो रोक दिया, बंद कर दिया है ना। परिवार ऐसा, हम ऐसे परिवार से आते हैं जो गरीबों की 365 दिन 24 घंटा मदद करने के लिए खड़ा रहा है। हमने अपने पिता श्री अफजाल अंसारी, अपने चाचा श्री मुख्तार अंसारी, दोनों को हमेशा देखा है कि वो गरीबों की आवाज बन के रहे हैं। तो वही चीज हम में भी है। हमें नहीं देखना है, हम नहीं देखते हैं कि गांव है, गांव में कौन गली है, जमीन है कि कुर्सी है, कौन जात के हैं, कौन धर्म के हैं, ये सब में कब्बो ना देखा गया है हम लोग में। तो वही चीज हम आगे आए हैं आपके सामने, हम हाथ जोड़ रहे हैं आप लोग के सामने कि जब आप 1 जून को जाएंगे वोट देने तो साइकिल का बटन दबाइएगा, अखिलेश यादव जी की सरकार को जिताइएगा। महागठबंधन किसी का मन ना हो तो उसको प्रोत्साहित करके लेकर के जाएं। बड़े बुजुर्गों को बताएं कि 1 जून है, चुनाव है, मत डालना है। ठीक भैया, तो हम मान लेना कि आप लोग मोदी सरकार को हटाएंगे। पीड़ित है कि ना पीड़ित है बताइए। बाद जब आप वोट डालने जाइएगा तो महंगाई के खिलाफ वोट डालिएगा। इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो जाति भेदभाव के खिलाफ वोट डालने जाइएगा। इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने जाइएगा। और ये सब का इलाज, ये सब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, इस सब का इलाज आपका एक वोट। और आप एक वोट अपना जब साइकिल को देंगे तो समझ लीजिए वो इलाज शुरू हो गया। किसानों को, किसान जो कि अन्नदाता है, उनका कर्ज ना माफ करके पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं। और जो किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, उनके ऊपर लाठी चला रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे हैं, पत्थर चलवा रहे हैं। तो ये भाजपा सरकार 10 साल में दीमक की तरह देश को खा चुकी है और अब वो हमारे संविधान की तरफ बढ़ी है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आजाद हुआ था तभी वो संविधान बनाया था, क्योंकि उनको पता था कि इस देश में ऐसे लोग हैं, ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं, ऐसी सामंतवादी वाले सोच विचार के लोग हैं जो कि कमजोर वर्ग के लोगों को परेशान करेगी। वो संविधान आपके लिए बना था, हमारे लिए बना था। वो संविधान ही है जिसके वजह से आज मैं यहाँ खड़े होकर के बोल पा रही हूँ। और अगर 1 जून को गलती से भाजपा सरकार को वोट मिल गया और 4 जून को गलती से उनकी सरकार बन गई तो ये भाजपा सरकार आपके और हमारे संविधान को छीन ले जाएगी, खत्म कर देगी। हम ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ना होता बेईमानिया का उपाय चाची, वो ये तो है कि बेईमानी कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस गांव में जा रहे हैं हम लोग, जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में ये मुद्दा उठ रहा है कि वहाँ चोरी हो रही है। तो वही तो उपाय तो पहली तो अच्छी चीज हो गई कि आप जागरूक हो गए, चोरी हो रही है ना। अब दूसरी चीज ये है कि वोट डालना कैसे है। जब हम लोग एक मुट्ठी बन जाएंगे तो कोई तोड़ सकेगा हम लोग को? नहीं ना तोड़ पाएगा। और जब ऐसे रहेंगे, छितरा जाएंगे, तब तोड़ना आसान हो जाएगा।
तो बस मुट्ठी बनना है इस तरह। हमारा काम जनता की समस्याओं पर बात करना है और एक आम जनमानस होने के नाते ये भी आकलन लगाना है कि कौन सा नेता हमारे लिए सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो सबका रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने होना चाहिए। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारसनाथ राय की भी बात सुनी। आपने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो विशाल सिंह चंचल हैं, काफ़ी चर्चित नेता हैं, उनकी भी बात सुनी कि उन्होंने भी क्या बातें की अपने चुनावी रैली में। और आपने अफजाल अंसारी की भी बात सुनी और आपने अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की भी बात सुनी। आकलन आपको लगाना है कि आपके मुद्दे क्या होने चाहिए, वर्तमान में या वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आपकी आवश्यकता क्या है। सोचना आपको यह भी है कि जितने आरोप प्रत्यारोप नेताओं द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? क्या आपने आंखों से कभी ये सब देखा है? क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? आपकी जरूरत क्या है, इस पर विचार करिए, क्योंकि आपकी जरूरत पूरी होगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तभी इस देश का विकास होगा। घर में बैठकर सुबह शाम खाना खाकर सोने से इस देश का विकास नहीं होने वाला है। देश की तस्वीरें वैसी ही नजर आएंगी कि टूटे मकान होंगे, झोपड़ियां होंगी, और जब बाहर का कोई गोरा आदमी इस देश में आएगा तो उन झोपड़ियों को टेंट से या उन झोपड़ियों को अच्छे अच्छे पोस्टर से छिपा दिया जाएगा ताकि इस देश की गरीबी वो ना देख पाए। लेकिन सच्चाई यही है कि इस गरीबी का खत्म होना जरूरी है और इस गरीबी को खत्म करने के लिए आपको ही आगे आना होगा और आपको ये निर्णय लेना होगा कि आपकी समस्याएं क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, और उन्हीं मुद्दों पर लड़ाई लड़नी होगी। धर्म और जाति पर जब जब लड़ाई लड़ी गई है तब तब उस समाज का विनाश हुआ है। धन्यवाद।